जितने भी टॉपिक आपको लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में सेव करते चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। चलिए, टाइम ना लॉस करते हुए आप लोग को छोटी जानकारी बहुत कम समय में बताते हैं, और इसको इसमें रटना क्या है वो चीज जान लीजिए। देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है? रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मतलब सांस, सांस से संबंधित ए वर्ड है। जैसे मैंने बताया था, हेपा शब्द है तो लीवर, और हेमा शब्द है तो ब्लड, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हेमेटेनिक, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटिक, हेपेटोमेगाली, ये सब लीवर संबंधित है। तो ये आपके सांस से संबंधित शब्द है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। जिसमें देखिए कोई भी टॉपिक आता है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आप सबको, हमारी गारंटी है कि आप सबको रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में, अपने लंग्स के बारे में, अपने बॉडी के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। जैसे आपको पता है कि हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं और O2 को लेते हैं, और सबको पता है कि हम जो है लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, लंग्स से सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन ब्लड में घुल करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। और आपको ये भी पता है कि जिससे हम सांस लेते हैं उस पूरे सिस्टम को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो इन्वॉल्वेंस होता है वो लंग्स का होता है। तो यही चीजें आपको सिस्टमेटिक वे से लिखना है, और आपको कुछ नहीं करना है। लिखना किस तरीके से? पॉइंट टू पॉइंट। पहले पॉइंट, आप दोनों में से एक डिफिनेशन को लिख सकते हैं। द सिस्टम इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेशन गैस, मतलब गैसों को एक्सचेंज करना, बदलना, यानी ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को रखना, यही हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसियस कंपाउंड, कहने का मतलब है गैसों का आदान प्रदान करना रिस्पायरेशन कहलाता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं सांस लेने की प्रक्रिया। पहला डिफिनेशन ये लिख सकते हैं, दूसरी आप इसको भी लिख सकते हैं, द सिस्टम इन्वॉल्व इन द हेल्प इन ब्रीथिंग, हेल्प इन ब्रीथिंग यानी सांस लेने की प्रक्रिया को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। 1 मिनट वेट। तो दोनों में से आप एक डिफिनेशन लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। सांस लेने में हेल्प जो देता है उसे रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं, या जो गैसों का आदान प्रदान करता है उसे भी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट आप तीनों में लिख सकते हैं, दोनों डिफिनेशन के साथ। पहले, इन कंसिस्ट ऑफ, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है सबको पता है। नाक, लैरिंग फेरिंग नहीं पता होगा, लेकिन ट्राइकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, फेफड़ा, ये पता होगा आपको। नाक पता होगा, नोजल कैविटी पति पता होगा, ट्रैकिया पता होगा, ब्रोंकाई पता होगा, लंग्स पता होगा। लैरिंग्स फेरिंग्स नहीं पता होगा, लेकिन लैरिंग्स फेरिंग्स ये है जहाँ गले के पास आपकी जो ट्रैकिया इसोफेगस होता है, इसोफेगस से भोजन जाता है। लैरिंग और फेरिंग जो होते हैं, यहाँ से आपकी हवा और आवाज जो है, लैरिंग से आवाज जाती है, वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स, और जो ट्रैकिया होता है विंड पाइप होती है, ठीक है। फायरिंग से तो होता है, उसका एक फ्री पार्ट होता है जहाँ पे कोई भी चीज मुड़ती है, जैसे हम लोग घर पे पाइप वाइप लगाते हैं तो जॉइंट एल्बो वगैरह लगाते हैं, वो चीज तो उस चीज को हम फायरिंग कह सकते हैं, ठीक है। नोजल कैविटी मतलब नाक,
इसमें देखिए नोस्ट्रिल लिखा आया है। नोस्ट्रिल मतलब आप लोग जैसे नोजरिंग, नोजरिंग का नाम सुने हैं। नोजरिंग मतलब जो नथुनी होती है, उसी नोस्ट्रिल का मतलब होता है नथुनी। जो आग के नाक के कार्टिलेज वगैरह जो मसल्स बनी है, मिडल मिडिल से कैविटी जो बनी हुई है, इसे हम नोजरिंग कहते हैं। नाक हो गई, यानी दोनों जो नाक के दो छिद्र हैं वो जहाँ आपस में मिलते हैं उसे नोस्ट्रिल कहते हैं। जहाँ नथुनी पहने जाती है, इसका हिंदी नाम ही नथिया है। ठीक है, नथुनी। नोजल कैविटी मतलब आपकी पूरी नाक। फेरिंग्स मैंने बता दिया, जहां पर मुंह और नाक का कनेक्शन होता है वहां जो एल्बो वगैरह लगा होता है उसे फायरिंग कहते हैं। अभी आगे है बताऊंगा। लेरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, जहां पर कोई आवाज निकलती है। ट्रैकिया जो होता है हवा विंड पाइप होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ब्रोंकाई और लंग्स और ब्रोंको डायलेटर, एल्वली, ब्रोंकाई, ये सब ट्रैकिया, ये सब आपके लोअर पार्ट होते हैं। जैसे कि जो ब्रोंकाई होता है एयर पासिस को करता है। जितना अच्छा आपकी ब्रोंकाई होगी उतना आप देर तक सांस रोक सकते हैं। ब्रोंको उसके बाद एलवी होता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, स्मॉल फंक्शन होता है। और लंग्स आपको पता ही है। लंग्स जो होता है इसमें आधा लीटर के आसपास आयु इकट्ठा रहती है। इकट्ठे में इसमें 3 लीटर इसमें भर सकते हैं। उसके बाद इसमें एयर, समझ लीजिए एयर कंटेनर का काम करता है। उसके बाद यहीं से हमारा वायु जो है ट्रांसपोर्ट होता है। पहला काम है, आप लिख सकते हैं अपटेक। अपटेक ऑक्सीजन इसका शॉर्ट रूप में है। अपटेक ऑक्सीजन और एक्सक्रीशन ऑफ, एक्सक्रेशन ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को लेना। यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू ब्लड, ब्लड में जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टू ब्लड टू आउटसाइड, ब्लड में से बाहर, शरीर के बाहर जाती है। बड़ा लिखना हो तो इसको लिखिए, छोटा लिखना हो तो 2 लाइन लिख सकते हैं। ये आपकी कुछ बातें हैं जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग में आप लिख सकते हैं, प्लस फंक्शन में भी लिख सकते हैं। जो चीज अभी अभी हमने बताया वही आपको दोबारा फिर से बताऊंगा। नोज माने नाक होता है। ठीक है, इस नाक का मतलब यही है कि जो आपकी नाक बनी हुई है ये पूरा आपका नोज में आएगा। अब यहाँ से जो 2 पार्ट होते हैं, जो यहाँ पे इसमें हेयर वगैरह उगे होते हैं, जो एयर फिल्टर का काम करते हैं, छन्नी का, ब्लड हवा को छानने का काम करते हैं, उसे हम नोजल कैविटी कहेंगे। फेरिंग्स मैंने बताया जहां पर नाक और मुंह का जो कनेक्शन होता है। और यहाँ पे लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, इसोफेगस, इन सब का कनेक्शन होता है, इसे हम कहते हैं फेरिंग्स। जो लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स होता है, जो मैं बोल पा रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, सुन तो कान से रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ या आप लोग बोलते हैं, इसे हम, यानी फेरिंग्स को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। VOIC बॉक्स, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हैं। शॉर्टकट में या बहुविकल्पी में पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिए, विंड पाइप कहते हैं। ये आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के नोजल के पार्ट हैं, यानी नाक के पार्ट हैं। नोजरिंग बता दिया कि जो देखिए जो यहाँ पर जो दोनों एयर रहती हैं बीच में ऐसे नथिया पहना जाता है ना, इसी को कहते हैं नोजरिल। ये हो गया आपका। इसके बाद अगली हेडिंग आप लिख सकते हैं फंक्शन। इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आप फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन में फिर से मैं वही चीज बताऊंगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, वही अपटेक, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स।
क्या करते हो, अपटेक करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, और क्या करते हो, एक्सक्रेशन करते हो, एक्सक्रेट आउट करते हो। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कहा, इन द लंग्स। ये आपका फंक्शन में है। फंक्शन है, और फंक्शन कौन कौन से चीजें फंक्शन करती हैं। देखिए जो ट्रेकिया होता है, वो आपकी ये जो नाक है और आपका जो माउथ है, लैरिंग्स फेरिंग्स के बाद जो पाइप आती है, फूड वाली पाइप आती है, उसे ईसोफेगस कहते हैं। और जो एयर वाली पाइप आती है लोअर पार्ट में, ध्यान दीजिएगा, ये लंग्स है, ये माउथ अपर पार्ट में आता है, लोअर पार्ट है। लोअर पार्ट में जो ईसोफेगस होता है, उसे उसे हम फूड पाइप कहते हैं। और जो ट्रेकिया होता है एयर पाइप कहते हैं, लेकिन लोअर पार्ट में, यानी जो ट्रेकिया है। ट्रेकिया ये कहाँ होता है, लोअर पार्ट में। देखिए हर चीज फिगर से पढ़ेंगे। देखिए जहाँ पे लैरिंग्स फेरिंग्स हो गया, यहाँ पे इसोफेगस है जिसपे खाना जाएगा, ये जो एयर पाइप है इसे हम कहेंगे ट्रेकिया। अगर कोई चीज आप फिगर से पढ़ते हो तो आपको वो चीजें बहुत दिन तक अच्छे से याद रहती हैं। उसके बाद छोटे छोटे ब्रोंकाई होती हैं लंग्स में। जैसे मैं छोटा सा लंग्स यहाँ पे बनाता हूँ एक बार। और इसके अंदर कुछ ऐसे नसें लगी होती हैं। तो जो ये बड़ी वाली मोटी वाली नसें होती हैं, इसी को हम कहते हैं ब्रोंकाई। और इसमें जो जो छोटी छोटी नसें रहती हैं और ऐसे गोली जैसे बने रहते हैं, इसे हम कहते हैं एवली, एलविली, एलविली। यहाँ पर एयर स्टोर रहता है। ये आपको स्टोर करने का काम करता है एयर। जितना अच्छा आपका एलवेली रहेगा उतना अच्छा आपको सांस लेने में प्रॉब्लम कम होगी। लंग्स, लंग्स तो आपको पता ही है लंग्स क्या है। इस पूरे सिस्टम को लंग्स कहते हैं, इस पूरा। अब इसमें एलवेली हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकोडाइलेटर हो गया। तो ब्रोंकाई क्या करता है, एयर पासेस करता है। ब्रोंकोडाइलेटर क्या करता है, जब हमको हवा की यानी एयर की जरूरत ज्यादा होती है तो डायलेट हो जाता है। डायलेट का मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, नसें मोटी हो जाती हैं, जिससे एल्वेली में एयर हमारा इकट्ठा हो सके ज्यादातर। लंग्स क्या होता है, लंग्स है, लंग्स जिस पर टिका होता है उसे डायाफ्राम कहते हैं। ये आपका फंक्शन में आ सकता है, फंक्शन में आएगा। दो तीन चीजें, चार चीजें। अब आपको अगली चीजें जो पढ़नी है, इसको थोड़ा ध्यान से, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। कैपेसिटीज, आपके लंग्स की कैपेसिटी पूछ सकता है कि आप जो है इसमें इसकी कितनी कैपेसिटी होती है। टीबी क्या होता है, टिंडल वैल्यूम क्या होता है, इनस्पायरेटरी रिवर्सेबल वैल्यूम क्या होता है, ई एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम क्या होता है, रेसिडल वैल्यूम क्या होता है, उसके लिए आपको बताना है। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे लंग्स। ये हेडिंग में अगर आपसे नहीं भी पूछेगा तो आपको अलग से एक दो नंबर में जरूर पूछ सकता है।
वैल्यूम्स लंग्स वैल्यूम क्या है या कैपेसिटी क्या होती है? इसमें मैं आपको दो तीन पे बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कि जो टीबी होता है, टीबी इसका फुल फॉर्म टीडल वैल्यूम। जो आपका एयर अमाउंट होगा, टीडल वैल्यूम अगर पूछेगा कि आप लंग्स का टीडल वैल्यूम बताइए, तो आप बताएंगे 500 ml। क्या बताएंगे? 500 ml बताएंगे। या तो 500 ml का मतलब आधा लीटर बताएंगे। क्या बताएंगे? आधा लीटर मतलब 0.5 लीटर। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है IRV। इसका फुल फॉर्म होता है इन रिस्पायरेटरी। रिवर्स कितना रिजर्व कर सकता है हवा को, एयर को। इन मतलब में, अंदर में। इन माने अंदर। 3 लीटर। 3 लीटर मतलब जानते हैं, अगर एमएल में बदलेंगे तो 2500 से 3000 ml। दूसरा EX मतलब ERV। इन मतलब अंदर, EX मतलब इक्स 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 रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब यक्स। यक्स मतलब बाहर की चीजें, लंग्स के बाहर, यानी जो आपकी ट्रैकिया वगैरह है, इसमें आप कितने एयर को इकट्ठा कर सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। इसमें क्या होता है? 1 लीटर, यानी 1000 ml। इतनी हवा, ये सब क्या चीजें हैं? एयर है। इतनी एयर को आप जो है रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्व मतलब रख सकते हैं। ये 3 पॉइंट इसमें से इसको याद करना है आपको बस। दूसरी चीज, इसमें आपको 2 पॉइंट और देखना है, लेकिन ये दूसरे टॉपिक से पूछेगा, वन लाइनर में पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि इन रिस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होती है। तो आप बता सकते हैं, देखिए इन रिस्पायरेटरी में क्या क्या आएगा। टोटल वॉल्यूम आ सकता है, मतलब 0.5 लीटर या 500 ml आ जाएगा। और इन रिस्पायरेटरी रिजर्व, कितना आप रिजर्व कर रहे हैं, तो 0.5 मतलब 500 ml, या तो 3000 ml यानी 3500 मतलब 3.5 लीटर। आप इतनी एयर को अपने अंदर रिजर्व रिजर्व कह सकते हैं। इतना कैपेसिटी आपकी लंग्स की, इतनी कैपेसिटी होती है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा, नोट लगा के लिखिएगा। टोटल लंग कैपेसिटी कितना होती है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये जो टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है, ये होती है RB। जो रिजर्व वॉल्यूम होता है, यानी कि 1.5 से मतलब 1200 से 1500। 1200 ml से 1500 ml, यानी 1.2 लीटर। आप 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं? नोट है। 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं? 16 बार। और रिस्पायरेटरी का क्वेश्चन बन सकता है। आपका क्वेश्चन बनेगा अब इसकी डिसीज से, डिसऑर्डर से।
रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, आपको नाम सुना है आपने, अस्थमा का, निमोनिया का, टीबी का, किसका नाम सुना है? अस्थमा का, निमोनिया का, टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस वाला, टीबी का, इतना नाम आपने सुना है? जो नहीं सुना है मेरा काम है उसी को बताना, जो सुना है उसको एक बार आपको आपके दिमाग में याद दिलाना, उसके बाद आगे बढ़ना। अस्थमा में क्या होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सबको पता है। क्या होती है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अस्थमा में, निमोनियम क्या होता है? अभी मैंने जो बताया, एल्विली जो होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं, जिससे इसमें भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मतलब रिस्पायरेटरी कोई भी डिसीज होगी, आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम। टीबी में भी क्या होता है, लंग्स जो है आपके, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, इस बैक्टीरिया के कारण आपके लंग्स जो है डैमेज हो जाते हैं। क्या डैमेज हो जाता है? लंग्स डैमेज हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो क्यों? क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम जो है आपके लंग्स को खत्म कर देते हैं। इसको सबको पता है, कक्षा 8 की 10 की चीजें हैं। और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना ही छोड़ दिया। बनाता कहाँ से है, आपको नाम चेंज कर देगा, रहेगा वही चीज। कहाँ से बना लेगा? COPD से बना देगा। फुल फॉर्म क्या होगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। फुल फॉर्म पूछ सकता है तो लिख लीजिएगा। पल्मोनरी डिसीज। इसमें क्या होता है, क्रोनिक और एक्यूट। क्रोनिक और एक्यूट दो चीज मैंने बताया था। एक्यूट माने होता है कम समय, कम समय, कम समय की बीमारी। और क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय की बीमारी। लंबे समय की बीमारी। लंबे समय की बीमारी का मतलब यह है कि लंबे समय तक आपने उसको जीवित रखा है। कम समय का मतलब है कि हाँ, अभी 2-4 दिन, हफ्ते की दिक्कत है। इसलिए देखिए, खांसी उसी जिसको आती है, कहा जाता है कि एक हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी आ रही तो आप तुरंत एक्सरे करवाइए, डॉक्टर सलाह में आइए, उनकी जांच करवाइए। क्योंकि ये रिस्पायरेटरी डिसीज जो होती है, हमेशा आदमी को बात करना है, हमेशा बोलना है, एक दूसरे के साथ रहना है। जिसके जो बैक्टीरिया होते हैं, मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से एक दूसरे को बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। जैसे टीबी उबी हो, देखिए बहुत कितना तेज फैलता है। कोपस पूछता है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ब्रोंचाइटिस, ब्रोंकाइटिस क्या होता है? मैंने अभी बताया, ब्रोंकाई में सूजन आ जाना ब्रोंकाइटिस कहलाता है। सूजन आ जाना, सूजन मतलब इन्फ्लामेशन, यानी स्वेलिंग। जब आपके ब्रोंकाई में स्वेलिंग आ जाएगी, तो
आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम तो हर किसी में होगा। तो आपको इसमें 5 बीमारी पढ़ना है: सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस आपको टीबी वाले चैप्टर में बताया हूँ। अस्थमा सबको पता है, किसी ना किसी समय, कभी ना कभी, किसी भी अस्थमा आदमी से, आपको अस्थमा होने वाले आदमी से आपका जो है आमना सामना हुआ ही होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सांस फूलने में दिक्कत होती है, जो हार्ट होता है कंट्रैक्ट हो जाता है, एलर्जी काज हो जाता है। और निमोनियम क्या होता है, निमोनिया जो है ज्यादातर बच्चों में होता है, क्योंकि उनके लंग्स जो है उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिससे एल्वेली जो होते हैं, जो एयर पासेज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डैमेज हो जाते हैं। टीबी पता ही है, अस्थमा बता दिया, निमोनिया ज्यादातर बच्चों में होता है। सीओबी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है, पल्मोनरी डैमेज हो जाते हैं। ब्रोंकोकाइटिस जो होता है, ब्रोंकी में सूजन आ जाता है। ये आपका रिस्पायरेशन है। इसको आपको रिस्पायरेशन में इतनी चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी चीजें, आपको इसका एक फिगर जो है, इसको आपको बनाना ही बनाना है। अगर आप बनाए रहेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। जैसे हमने बताया था अभी, नाक है, माउथ है, पोजीशन कहाँ कहाँ किस चीज की होती है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आप बना लेंगे, हमको पता है। यही बीच में आपका हार्ट लोकेटेड होता है। अब देखिए, जो यहाँ पे नसें होंगी, इसे हमने क्या बताया था, क्या कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे। और इसमें से जो छोटे छोटे गोले बने होते हैं, इसे ही हम क्या कहते थे, एल्वेली कहते थे, जो एयर स्टेन का काम करती थी, गैस स्टेन का काम करती थी। देखिए, जो लेफ्ट साइड है, देखिए, आप इस तरह से फेस जो है इधर करेंगे, तो लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट लंग्स होगा, राइट साइड में आपका राइट लंग्स होगा। ये दोनों आपके क्या हैं, लंग्स हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग्स है, राइट वाला राइट लंग्स। यहाँ आपके माउथ, फॉरहेड रहेगा, बाल, ये आपका सिर हो जाएगा। यहाँ आप कान रहेंगे, लेकिन आप हमको अभी नोजल कैविटी देखना है, तो यहाँ जहाँ नाक है, ये आपकी नोजल कैविटी होगी। जो आप नोजरिंग जो मैंने बताया था, नथनी, नोस्ट्रिल, ये आपका नोज होगा, नोज ड्रिल होगा। यहीं पर मैंने बताया था, जहाँ मुंह और नाक का मिलन होता है, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं, जिसे थ्रॉट कहते हो, गला कहते हो, इसे फेरिंग्स कहेंगे। फेरिंग्स से थोड़ा नीचे, इसे हम लैरिंग्स कहेंगे। इसे हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते थे। इसके नीचे ये जो, ये देखिए, ये जो पाइप की तरह बनी रहती है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इसी को हम ट्रैकिया कहते हैं। जो विंड पाइप होती है, जो हवा जो है दोनों लंग्स में पहुंचाती है,
लंग्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से इसे बना रहता है। तो ये विंड पाइप होती है। इसके नीचे इसोफेगस होता है जो मुंह से जुड़ा होता है, और उससे खाना जो है आपके पेट में जाता है। और माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, लंग्स, लंग्स आपको बता दिया हमने। और आपको ये भी बताया था कि यहाँ एक बोन होती है। अगर आपको पेज भरना है, करना है, तो ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। इसका नाम स्टर्नम था। और इससे 12 जोड़ी रिप्स, रिप्स जोड़ी रहती थी। इसे रिप्स कहते हैं। लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो। रिप्स यानी कि जो सीने को ढकती हैं मांसपेशियां, रिप्स। और नीचे डायाफ्राम होता है, अभी कई बार बताया। ये डायाफ्राम होता है जहां पर लंग्स रुका होता है, क्योंकि देखिए एक छोटी सी पाइप की वजह से लंग्स आपका इतना भारी 1.5 लीटर 2 लीटर हवा लेके नहीं रुक सकता है। ये डायाफ्राम पर इसका पूरा लोड रहता है, जिसको जो है नीचे से जो है रिब्स भी सहायता करती हैं। इसे डायाफ्राम कहते हैं। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ रहता है लंग्स में। इसी प्रकार से जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, वहां पे भी आपको इतना चीजें पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, डाइजेशन हमारा होता कैसे है। ये तो हो गए सांस की। अब देखिए थोड़ा सा समस्या ये समझिए कि अब होता क्या है, बीमारी कैसे होती है। ये जो आपको रिस्पायरेटरी, ये तो आपका नॉर्मल लंग्स हो गया। ये आपका नॉर्मल लंग्स हो गया। अब इसमें समस्या कहाँ से होती है, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप जो पहले धुआं जानिए क्या होता है। जो आप स्मोकिंग करते हैं, जो आप धुआं वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और मीथेन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, मीथेन। ठीक है। तो जो नॉर्मल चीजें हैं जिससे हमको नुकसान है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये धुआं में आपकी दोनों गैसें पाई जाती हैं, ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कम मात्रा में कार्बन डाई। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम लोग बंद कमरे में धुआं वगैरह नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मच्छर भगाने के चक्कर में हम लोग जहर पैदा कर देते हैं कमरे में। और कभी कभी कोई ऐसे कई केसें हो जाती हैं जिसमें धुआं जला के हम बंद कमरे में सोया और सुबह उठा ही नहीं, सुबह मॉर्निंग उठी नहीं हुई। इससे क्या होता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड रहता है, यानी कि अब इसके पास और कार्बन का 4 बॉन्ड रहता है, संयुक्ता 4 होती है। कार्बन हमेशा C4 के साथ, मीथेन जैसे C4 है, इसके 4 बॉन्ड के साथ जुड़ती है। लेकिन अभी देखिए इसके 2 बॉन्ड जो है बाकी हैं, 2 तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई, 2 बाकी हैं। लेकिन CO2 में क्या होता है, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन के 2। इसके देखिए दोनों वैकेंसी हाथ भरी हुई है, इसलिए ये कम खतरनाक है। इसके पास 2 लोन पेयर हैं, 2 लोग पहले से बचे हुए हैं, जैसे इसके पास जाओगे तुरंत खींच लेगा अपने पास। इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है, यानी CO ज्यादा खतरनाक है, CO2 उतना खतरनाक नहीं है। तो अब आप लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, तो इतना देखिए एंटीबॉडी WBC है, डिफेंस का WBC जो है वो डिफेंस का काम करता है। अभी हमने ब्लड पढ़ाया था, डिफेंस मतलब वो अपने आप में आर्मी काम करता है। लेकिन अब डेली का डेली आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी स्मोकिंग कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो कितना WBC आपको साफ करेगी, कितना वो आपको सही रखेगी। तो धीरे धीरे जो है, पहले पहले दिन आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे फैलते चला जाएगा। मान लीजिए कि आपका इतनी दूरी समस्या हुई, जब आपको इतने ब्रोंकाई, आपके इतने एल्वेली डैमेज हो गए, तो आपके जो WBC है वो मान लीजिए छः छः डैमेज हुआ, 3 उसको सही कर रहा है। लेकिन फिर अगले दिन 6 डैमेज हुआ, फिर 3 सही किया, 3 बचा,
3 सही किया, 3 बचा, 3 सही, इसी तरह से 3-3 करके एक ऐसे कंडीशन आ जाती है जिस समय आपको कहा जाता है कि सॉरी आपका फेफड़ा या आपके लंग्स जो है पूरी तरह से डैमेज हो गए हैं, 70% डैमेज हो गए हैं, 90% डैमेज हो गए हैं। इस तरह से बीमारी बन जाती है। ये तो बीमारी बन गई। अब आपको देखिए जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो क्या बताया जाता है, एक केमिस्ट्री में बताना चाहिए था लेकिन आपको एचएपी में बता रहे हैं। यहाँ पे आपको केवल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन। तो आपको स्ट्रक्चर देखना है बॉडी के हर एक आर्गन का, हर एक पार्ट का, और फिजियोलॉजी उसका फंक्शन देखना है, को काम क्या करता है। तो अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जब हम दवा लेंगे तो इनकी जो नसें हुए हैं, जो नर्व्स हैं, जो ब्रोंकाई हैं, उसको डायलेट कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा। जैसे इतनी पतली जो नसें हैं, मान लीजिए ये नसें है हमारी, पहले इतनी पतली हो गई थी, अब दवा लेंगे तो थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो जो हमारे यहाँ 0.5 लीटर एयर जाती थी, यानी 500 ml एयर जाती थी, अब वो 1 लीटर यानी 1000 ml एयर जाने लगेगी। तो थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ये पहले ड्रग जो होती है काम करती है। दूसरी दूसरी हम लोग निमोलाइजर देते हैं, भाप देते हैं। उससे क्या है कि हम जो है कुछ दवा को उस भाप के माध्यम से दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक कुछ देर इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं उनको ब्लॉक करती है और उनकी क्षमता को बढ़ा देती है, उनको इम्प्रूव कर देती है, जिससे हवा कुछ देर तक टिकी रहती है। और तीसरा कंडीशन यही है कि ये ऑक्सीजन लगा देते हैं, जिसकी हमको जरूरत है उसको डायरेक्ट डाल दे रहे हो मुंह में, डायरेक्ट ब्लड में डाल दे रहे हो, तो आदमी को ऐसे भी थोड़ा आराम मिल जाता है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं जिससे हम किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते हैं। किसी भी चीज का मतलब पोपा का, सीओपीडी, रिस्पायरेटरी ट्रैक में ब्रोंकाई का, एल्वेली का। ठीक है, ये आपका भाप देने की प्रक्रिया हमने बता दी है। टैबलेट की, टैबलेट में जो थियोफाइलिन आती है, सल्बूटामाल आता है, इन सब के साइड इफेक्ट कम होते हैं, इसलिए सल्बूटामाल, अस्थालीन, यही सारी ड्रग आपको चलती हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक में, रिस्पायरेटरी सिस्टम में, यही ड्रग आपके यहाँ चलती हैं। ये बता दिया हमने कि बीमारी कैसे बनती है और बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जिसको कोई समस्या होती है वो लोग अपना अपने तरीके से पूछिए, जो नहीं समझ में आ रहा उसको बताइए, और कोशिश करिए जो लोग आस पास में हैं वो क्लास अटेंड करें। क्योंकि इस समय जो 1 महीने की क्लास चल रही है, इसमें आप अगर अटेंड कर लेते हैं, सिर्फ 1 मंथ की क्लास पूरी पूरी अटेंड करते हैं, जिसमें भले ही पढ़ाया नहीं जा रहा है लेकिन टेस्ट कराया जाता है और उसको सॉल्व कराया जाता है, उसी से आप जो है बहुत अच्छा मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। और सभी लोग अपना जो है अपने स्तर से तैयारी करते रहिए। किसी कोई दिक्कत आती है आप ग्रुप में अपडेट रहिए, ग्रुप में मैसेज करिए, पर्सनल मैसेज करिए, लेकिन पढ़ाई करिए। हमारा मेन मोटो है आप लोग की बैग नहीं लगनी चाहिए। अगर जिसकी बैग लगेगी उसका खैर नहीं है, ध्यान दीजिए। बैग नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए आपको जितना पढ़ना है उतना हम पढ़ाएंगे। कल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। डाइजेशन थोड़ा सा उसको आप जान पढ़े रहिएगा थोड़ा बहुत, बुक से, यूट्यूब से, जहाँ से, तो ताकि जो चीजें आपकी कंफ्यूजन है वो क्लास में दूर हो जानी चाहिए।